अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के स्पेशल एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल स्पेशल एपिसोड में शामिल है, फिर रहे हैं मारे मारे, ढूंढ रहे हैं अपने प्यारे, कहां गए हैं इनके बेटे, पूछ रहे हैं तकदीर के हेठे। मंडी बहाउद्दीन से आया इंसानी स्मगलिंग का केस। आज के पुलिस फाइल का ये स्पेशल प्रोग्राम स्मगलिंग की उस बदतरीन शक्ल को बेनकाब करेगा जिसे इंसानी स्मगलिंग कहते हैं। इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वालों पर क्या गुजरती है, आइए देखते हैं। ये तसव्वुर नवाज की तस्वीर है, जिसका वजूद उसके घर वालों के लिए अब सिर्फ इस तस्वीर या उसकी यादों की सूरत में ही बाकी रह गया है। तसव्वुर मंडी बहाउद्दीन के एक नवाही गांव कोट बलोच का रहने वाला था। वो 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था। उसके वालिद पीर सूफी मोहम्मद नवाज कोट बलोच में ही वाक़े दरबार सूफी मोहम्मद सरदार के सज्जादा नशीन हैं। आमदनी का कोई माकूल जरिया ना होने के बायस उनके घर के माली हालात काफी सख्त थे। यही वजह है कि सूफी नवाज के तीनों बेटों ने घर का मुआशी बोझ उठाने के लिए तालीम का सिलसिला तर्क करके रोजगार की तरफ तवज्जो देने का फैसला किया। इसी सिलसिले में तसव्वुर का छोटा भाई माजिद नवाज मेहनत मजदूरी करने की गरज से ईरान चला गया। तसव्वुर ने भी अपने घर के हालात को मद्देनजर रखते हुए मैट्रिक के बाद तालीम के सिलसिले को जारी रखने की बजाय रोजगार की तलाश शुरू कर दी। तालीम कम और हुनर ना होने की वजह से तसव्वुर को रोजगार की तलाश के सिलसिले में कोई कामयाबी न हो सकी। इसी दौरान ईरान में मुकीम उसके भाई ने अपने वालिद को मशवरा दिया कि वो तसव्वुर को किसी दूसरे मुल्क भेज दें ताकि वो वहां जाकर मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा सके और घर के हालात बेहतर हो सके। यही वो मोड़ था जिसने ना सिर्फ तसव्वुर बल्कि उसके तमाम घर वालों की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। तसव्वुर के वालिद ने उसे बैरून मुल्क भेजने के लिए अपने कुछ अजीजो कारब से मशवरा किया। इसी दौरान उनके वजीराबाद में रहने वाले कुछ अजीजों ने बताया कि उनके बच्चे मकबूल नामी एक एजेंट के जरिए यूनान जा रहे हैं। सूफी नवाज के रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि मकबूल 4 लाख में उनके बेटे को यूनान पहुंचा देगा और इसके लिए उन्हें सिर्फ 1 लाख पहले देने होंगे, जबकि बाकी रकम उन्हें तब अदा करना होगी जब नवाज यूनान पहुंचकर पैसे कमाने लग जाएगा। सूफी नवाज के माली हालात सख्त थे और उनके पास ज्यादा रकम भी नहीं थी। उन्हें ये बात बहुत माकूल लगी कि वो कुछ रकम पहले अदा कर दें और बाकी रकम उनका बेटा खुद कमा कर अदा करेगा। उन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की और कुछ रकम इधर उधर से उधार लेकर तसव्वुर को यूनान भेजने के लिए मकबूल एजेंट को 1 लाख रुपए दे दिए। मकबूल को
वो रकम अदा करने के बाद सूफी नवाज ने अपने बेटे को यूनान भेजने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि तसव्वुर के यूनान पहुंचकर मुलाजिमत हासिल करते ही उनके हालात बदल जाएंगे और माली तंगी का दौर खत्म हो जाएगा। क्या तसव्वुर यूनान पहुंचा? क्या सूफी नवाज के हालात बदले? ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, फिर रहे हैं मारे मारे, ढूंढ रहे हैं अपने प्यारे, कहां गए हैं इनके बेटे, पूछ रहे हैं तकदीर के हेठे। मंडी बहाउद्दीन से आया इंसानी स्मगलिंग का केस। तैयारी मुकम्मल करके तसव्वुर और उसके 3 कजन मकबूल एजेंट के साथ कराची के लिए रवाना हो गए, जहां से उन्हें यूनान के लिए अपना सफर शुरू करना था। मकबूल एजेंट ने तसव्वुर और उसके तीनों रिश्तेदारों दिलदार, वसीम और एहसान से कराची के लिए रवानगी के वक्त ये भी कहा कि उन्हें पासपोर्ट या कौमी शनाख्ती कार्ड साथ ले जाने की जरूरत नहीं है और वो उन्हें इन दस्तावेजात के बगैर ही बॉर्डर पार करवा देगा। मकबूल नामी एक एजेंट है जिसके साथ इनकी बात थी कि 4 लाख रुपए में, वो मकबूल ने बोला था कि मैं आपको 4 लाख रुपए के जो मैं उसमें लेकर आपको यूनान जाऊंगा, जिसमें 1 लाख रुपया हमने एडवांस दिया था, बाकी पैसे जो है वो उधर पहुंच कर देने थे। तो जितने भी ये पासपोर्ट वगैरह शनाख्ती कार्ड है वो अपने साथ लेकर नहीं गए, वो घर पर ही छोड़ कर गए हैं। ये वो एजेंट बोलता था कि ज्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनकी अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में मंगवा लेंगे। मकबूल एजेंट इन चारों नौजवानों को कराची लेकर पहुंचा, जहां उसने उन्हें पाशा बलोच नामी इंसानी स्मगलर के हवाले कर दिया। वहां पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले 12 और लड़के पहले से मौजूद थे जो तसव्वुर की तरह यूनान जा रहे थे। पाशा बलोच उन 16 नौजवानों को लेकर कोयटा पहुंचा। जहां से उसने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वाक़े तफ्तान बॉर्डर से उन नौजवानों को सरहद पार करवाना थी। तफ्तान पहुंचने तक तसव्वुर और दीगर 15 नौजवानों का अपने घर वालों से राबिता रहा, मगर सरहद उबूर करने के बाद उनका अपने अजीजों से राबिता खत्म हो गया। अपने इलाकों से कोयटा और फिर कोयटा से तफ्तान पहुंचने तक उन नौजवानों को कोई खास दिक्कत न हुई, मगर अब तफ्तान से आगे एक इंतहाई मुश्किल सफर का आगाज हुआ। तफ्तान बॉर्डर से सरहद पार करवा के पाशा बलोच ने उन 16 नौजवानों को नजर हुसैन नामी इंसानी स्मगलर के हवाले कर दिया। ईरान से यूनान तक का सफर उन नौजवानों को नजर हुसैन के साथ ही तय करना था। कराची पहुंचने तक इनका हमारे साथ राब्ता था। कराची से आगे भी राब्ता हुआ है तो उन्होंने बताया कि ये जो पाशा नाम का आदमी है ये हमें आगे लेकर जाएगा ईरान के बॉर्डर तक। ईरान के बॉर्डर पर पहुंच करके एक नज़र नाम का एजेंट था, उसके हवाले ये आदमी हो गए। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इन नौजवानों को ईरान, इराक और तुर्की को एक दूसरे से जोड़ने वाले कुर्दिस्तानी इलाके से गुजरकर तुर्की के अंदर दाखिल होना था, जहां से उन्हें तुर्की के मगरिब में वाक़े दरियाए एवरोस को अबूर करके यूनान की सरहद अबूर करना थी। मगर ये नौजवान अपने सफर के इब्तिदाई मरहले में ही
जिंदगी की आखिरी मंजिल पर पहुंच गए। मुल्तान बॉर्डर से इन 16 नौजवानों को साथ लेकर नजर हुसैन ने उन्हें कंटेनर में बंद करके यूनान ले जाने के लिए सफर का आगाज किया। ईरान के एक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा सख्त होने की वजह से नजर हुसैन ने उन नौजवानों को कंटेनर में ही छोड़ा और खुद वहां से फरार हो गया। कंटेनर में बंद तसव्वुर और उसके 15 साथियों को इस बात का इल्म नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वो इस बात पर परेशान थे कि उनकी गाड़ी चलते चलते रुक क्यों गई है। कंटेनर के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ ऑक्सीजन कम हो रही थी और अब उन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। जब कंटेनर में ऑक्सीजन बहुत ही कम रहने की वजह से उन लोगों का दम घुटने लगा तो उन्होंने कंटेनर का दरवाजा खोलने की कोशिशें शुरू कर दी। जिंदगी को रोशन बनाने की उम्मीद लिए घर से निकलने वालों को मंजिल पर पहुंचने से पहले ही एक ना खत्म होने वाली काली रात ने अपनी आगोश में ले लिया। वो लोग कंटेनर का दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे मगर दरवाजा बाहर से बंद था। अब उन लोगों के लिए जिंदगी की उम्मीद बहुत कम रह गई थी। उन्होंने मिलकर आखिरी बार कंटेनर का दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। कंटेनर के अंदर अब ऑक्सीजन तकरीबन खत्म हो चुकी थी और वो 16 नौजवान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। मौत की आगोश में जाते हुए भी वो लोग इस उम्मीद पर दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि शायद कोई आकर इसे खोल दे और उन लोगों की जिंदगी बच जाए मगर ऐसा ना हुआ। उन नौजवानों ने ऑक्सीजन की कमी के बायस कंटेनर के अंदर ही तड़प तड़प कर जान दे दी और यूं अपने प्यारों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के ख्वाब उनकी हमेशा के लिए बंद होती हुई आंखों के साथ ही दम तोड़ गए। उसके हवाले हुए तो वो इनको बाद में मैं मालूम हुआ कि कंटेनर में बंद करके ले जा रहा था। आगे सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से अब वो ट्रेला छोड़कर भाग गया। जब वो ट्रेला छोड़कर भाग गया तो उसमें बच्चे थे, आखिर इंसान थे, उनका दम घुट गया। उसमें कुछ लोग बताते हैं कि कुछ बच्चों को जो है वो डेथ भी हो चुकी है। इंसानी स्मगलरों के हाथों नौजवानों की हलाकत का ये कोई पहला वाकया नहीं। इससे पहले भी मंडी बहाउद्दीन और उसके गिरदोनवाह में ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं जिनमें से कुछ वाकयात हम आपको दिखाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, फिर रहे हैं मारे मारे, ढूंढ रहे हैं अपने प्यारे, कहां गए हैं इनके बेटे, पूछ रहे हैं तकदीर के हेठे। मंडी बहाउद्दीन से आया इंसानी स्मगलिंग का केस। मंडी बहाउद्दीन और उसके गिरदोनवाह से ताल्लुक रखने वाले कई नौजवान बैरूने मुमालिक जाने के ख्वाब आंखों में सजाए इंसानी स्मगलरों की वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं। मंडी बहाउद्दीन और उसके साथ जुड़े मुख्तलिफ कम और नीम तरक्की याफ्ता इलाकों के रहने वाले सादा लोह लोग
इंसानी स्मगलरों के जुल्म का शिकार बनते ही रहते हैं, मगर अब तक वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के तहत कायम किए जाने वाले इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की जानिब से ऐसी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ सकी जिससे इंसानी स्मगलिंग के इस घिनौने कारोबार का सद्देबाब हो सके। कुछ अरसा पहले इंसानी स्मगलिंग के एक ऐसे ही वाक़े में मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाकों मौजा जागो, चक बसावा, शहीदा वाली, सैदा और मलिकवाल के सादा लोग शिकार हो गए बैरून मुल्क भिजवाने वाले झूठे एजेंटों की चिकनी चुपड़ी बातों का। ये सब लोग बैठे हैं तस्वीरें लेकर अपने अपने प्यारों की। किसी का भाई नहीं मिल रहा और किसी का बेटा गुमशुदा है, मगर इन सब के प्यारे आखिर गए कहां? उनके साथ क्या हुआ और क्या वो कभी अपने घरों को वापस आ सकेंगे? पुलिस फाइल में खुल रहा है इन मजलूमों का केस। शाह मोहम्मद, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद असलम हैं वो 3 एजेंट जो इन लोगों के प्यारों की गुमशुदगी के जिम्मेदार हैं। शाह मोहम्मद वल्द सिद्दीक रिहायशी है बौले वाला, तहसील भलवाल, जिला सरगोधा का। मोहम्मद नवाज वल्द कादिर ममदाना, मंडी बहाउद्दीन और मोहम्मद असलम वल्द बहादुर खान भी मंडी बहाउद्दीन ही के चक बसावा का रिहायशी है। ये तीनों एजेंट अमजद के घर आए और उन्होंने गुलाम हैदर के बेटे अमजद के घर वालों को सुहाने ख्वाब दिखाए। वो अमजद को ओमान ले जाने और वहां हजारों रुपए माहाना की मुलाजमत दिलाने का वादा कर रहे थे। उसके घर वाले अपने बच्चे को खुद से अलहदा नहीं करना चाहते थे, मगर उन्हें एजेंटों की खुश अखलाकी ने बहुत मुतासिर किया और बेहतर जिंदगी के ख्वाब ने एजेंटों की बात को दिल में उतार दिया। उन्होंने एजेंट से 60,000 रुपए में अपने बेटे को ओमान भिजवाने का इकरार लिया। उन्होंने 60,000 रुपए एडवांस में दे दिए। इस बात का जिक्र अमजद के घर वालों ने अपने अजीजों से किया तो वो भी अपने बच्चों को ओमान भिजवाने के लिए तैयार हो गए। ये खबर सारे इलाके में फैल गई। हर कोई अपने बेटे या भाई को ओमान भिजवाना चाहता था, क्योंकि सिर्फ 60,000 रुपए में उन्हें अपनी गुर्बत के दिन खत्म होते नजर आ रहे थे। यूं अहमद, अरशद, अजहर, न्याज, तारिक और लियाकत समेत 5 कस्मों के 16 अफराद ओमान जाने के लिए बेकरार हो गए। उन्होंने फी कस 60,000 रुपए एजेंटों को दिए और सामान बांधकर बैरून मुल्क जाकर अच्छी मुलाजमत के हुसूल के लिए तैयार हो गए। वो लोग पासपोर्ट भी अपने साथ लाए, मगर एजेंटों ने उन लोगों से कहा कि पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। वो उन्हें पैदल ईरान की सरहद पार कराएंगे और वहां से वो लोग आगे जाएंगे। घर से चलते वक्त उन 16 लड़कों में से किसी के पास भी कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं थी। एजेंट उन 16 नौजवानों को लेकर कराची रवाना हुए, जहां उन्होंने उन लोगों को शरीफ शाहानी बलोच नामी इंसानी स्मगलर के हवाले करना था। शरीफ बलोच ने उन 16 लड़कों को ईरान की सरहद पार करवा के दूसरे एजेंटों के हवाले कर देना था। ईरान की सरहद तक उन नौजवानों का
अपने घर वालों से राबिता रहा। एजेंट 960,000 रुपया दिता है, वो सलमान खड़ना है, वो कराची तो लाके ईरान तक कोई हुंदा रहा साडे नवाबता, वो अगे कोई नहीं जी। अल्लाह जाने हुण किते कर छड़िया सो या कोई पता नहीं। नौजवानों के लापता होने के बाद इंसानी स्मगलर्स भी रूपोश हो गए और उन नौजवानों के घर वालों की तरफ से बार बार राबते की कोशिशों के बावजूद उन एजेंटों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि वो कहां हैं। कराची तो आरान तो जड़ा ओमान लैके जाऊंगा ते अजे तक सानू कोई पता नहीं कि भी किस पासे लाया ने किस पासे नहीं। सानू जड़ा कोई राबता नहीं, ओदे नाल एजेंट नाल भी कोई साडा राबता नहीं। बेहतर रोजगार का ख्वाब लिए घरों से निकलने वाले ये नौजवान कहां गए, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, फिर रहे हैं मारे मारे, ढूंढ रहे हैं अपने प्यारे, कहां गए हैं इनके बेटे, पूछ रहे हैं तकदीर के हेठे। मंडी बहाउद्दीन से आया इंसानी स्मगलिंग का केस। इन नौजवानों के लवाहिकीन अपने प्यारों की तस्वीरें सीने से लगाए उनकी वापसी की राह तक रहे हैं। अदालती मामलात में उन नौजवानों के लवाहिकीन की वकालत करने वाले रिटायर्ड मेजर शेर मोहम्मद गोंदल का कहना है कि उनमें से अक्सर लोग इंतहाई गरीब हैं। गरीब लोग हैं ये जनाब अली, कुछ इनमें मजदूर हैं, कुछ भट्ठों के ऊपर मजदूर थे, कुछ जमींदार हैं जिनकी कोई 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ ज़मीन है और उन्होंने जितने वो अपने रिश्तेदार थे या कोई ज़मीन बेचकर ये आदमी जो है पूरा ग्रुप 16 आदमियों का बनाया और उनके मुंह मांगे दाम जो है एजेंटों के दिए और उसके बाद जब से वो गए हुए हैं, कोई वापस अभी तक नहीं है। उन नौजवानों के लवाहिकीन का कहना है कि एजेंट पहला फुसला कर उनके बच्चों को उम्मान ले जाने के लिए घरों से लेकर गए थे। हथां ते पा के लै गए न, पैसे लै गए न ते मुड़े ना कोई पता नहीं किदे कीता ने ते किदे नहीं कीता ने। असी रो रो के वाया साल आ गए, बड़े गरीब आ, प्यो मर गया, अस बड़े वक्ती पड़िया छोर, बड़ा वक्ती पड़िया मुड़ा। कोई मदद साडी करो, असी बड़े गरीब आ। रिटायर्ड मेजर शेर मोहम्मद गोंदल का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग का घिनौना कारोबार करने वाले अफराद के दफातर बड़े शहरों में हैं और ये लोग देहात और छोटे इलाकों में अपने एजेंट बना लेते हैं जिनसे उनका कारोबार चलता रहता है। बड़े शहरों में इनके हेडक्वार्टर हैं, उन्होंने कुछ लोकल सतह के ऊपर भी अपने एजेंट रखे हुए हैं। उनको ये कहते हैं कि अगर आप एक अभी हमें केस देते हैं तो उसमें तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया या 1 लाख रुपया ये उससे के साथ ठेका कर लेते हैं। ये सारा उनको लालच दिया जाता है कि आप भी बड़े अच्छे पैसे कमाएंगे। उनको कहते हैं कि इतने इतने लाख रुपए वहाँ पर तनख्वाह देती है। वो जो ज़मीन बेचते हैं सारे रिश्तेदारों को उससे पैसे वसूल करते हैं और उनके सारे इकट्ठे करके जितने वो कहते हैं उनको दे देते हैं और उसके बाद ये सारी उनकी कोई जिम्मेदारी है कि वो उनको वहाँ पर ले जाएं और उनकी वो ये भी कहते हैं कि हम वहाँ पर काम भी पूरा आपको दिलवाएंगे। इस बूढ़ी बेवा औरत का जवां साल बेटा भी स्मगल होने वाले 16 अफराद में शामिल है। छोटे मैंने बड़े रास्ते में मजदूरी करके पाने, उनका तो बाप भी नहीं चिटमा जो उनकी तलाश करे। मैं छोटा छोटा 2 बच्चे मेरे बच्चों में मिला दे, मेरे बेटा में मिला दे। इन लोगों का कहना है कि एजेंट ने हमसे 60,000 रुपए भी ले लिए और बच्चों को भी लेकर चले गए। अब कहीं भी उनका कोई पता नहीं चल रहा। 60,000 रुपया देता है
تو ایجنٹ فراڈ کر گئے نے ایجنٹ لبدے نہیں پے تو بچے کا کوئی پتہ نہیں کوئی مہربانی کرو تو بچے دور کرو لاپتہ لوگوں کے وکیل کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی ہلاکت کی کوئی اطلاع یا شہادت نہیں ملی اور اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہیں تو وہ ان نوجوانوں کا کھوج لگا سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ یہ کسی دریا میں یا سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ لوگ ان کے کہنے کے مطابق ابھی زندہ ہیں، لیکن یہ جو ایجنٹ ہیں انہوں نے کہیں ان کو گروی رکھا ہوا ہے، لیکن لوکل جو ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، اس کے بارے میں ان کی کوئی کوشش نہیں ہے کہ ان کو ریکور کیا جائے۔ اگر یہ کوشش کریں تو وہ جہاں بھی ان کا لوکیشن ہے یا جہاں پر رہ رہے ہیں اس کا کھوج نکل سکتا ہے۔ ان نوجوانوں کو تلاش کرنا تو ایک طرف، قانون نافذ کرنے والے ادارے ابھی تک ان انسانی اسمگلروں کا بھی کھوج نہیں لگا سکے جو ان نوجوانوں کو لے کر گئے تھے۔ ہچکیاں لے لے کر روتی ہوئی اس عورت کے سر کا سائیں بھی انسانی اسمگلنگ کا گھناؤنا کاروبار کرنے والے ایجنٹوں کی نظر ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اس جوان سال لڑکے کا نام افتخار احمد ہے۔ یہ عورت افتخار کی غریب ماں ہے اور ہاتھ میں افتخار کی تصویر لیے اس کی دادی اور باپ غم کی تصویر بنے کھڑے ہیں۔ افتخار احمد 60,000 روپیہ دیتا ہے تو لے گئے نے، سان کوئی پتہ نہیں انہوں دا، کوئی انہوں سان دسیا بجھیا نہیں، سان خبر ہی انہوں دی کوئی نہیں لاپتہ ہوئے ہیں۔ اسی لوٹ دوڑ کے سارا تھک رہے ہیں، ساڈے وہ بھی بچی جڑی ساری رو کے وہ بھی جنانی جڑی ہے وہ بھی کھجل خراب ہو گیا، اسی ماں پیو بھی ہو گئے تو ساڈا کوئی سواب بن جائے، سان لب جائے، اللہ کرے تو ساڈے بچیاں دا پتہ لگ جائے۔ یہ ماں بھی اپنے بیٹے کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہے اور دن رات اس کے واپس آنے کی دعائیں مانگتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نے رو رو کے دن بھر رات جی اسی انے ہو گئے ہیں، جیسے روٹی پکا کے ایسے کبھی نہیں کھاتی۔ 2 سال قبل ہونے والے اجتماعی انسانی اسمگلنگ کے اس واقعے کے بعد نوجوانوں کے لواحقین پہلے عدالت گئے اور پھر ایف آئی اے کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل میں رابطہ کیا۔ اس ادارے نے 6 مہینے پہلے ان نوجوانوں کے لواحقین سے درخواست تو لے لی مگر اس سلسلے میں کوئی بھی عملی کارروائی نہیں کی۔ اس مقدمے کے عدالتی معاملات کو دیکھنے والے وکیل کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے واضح قانون تو موجود ہے مگر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے والے اداروں کے اہلکار بھی ملزمان سے مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قانون پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو پاتا۔ لا تو بڑا کلیئر ہے، پریونشن اینڈ کنٹرول ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس 2002، اس کے سیکشن 3 اور 4 ہیں موجود ہیں، جس کے تحت جو ایف آئی ہے ان لوگوں کو مقدمہ درج کرتی ہے۔ انفورسنگ ایجنسی ہیں ان کی ہمدردیاں ملزم کے ساتھ جو ہے وہ فوراً گہری ہو جاتی ہیں، تو وہ وہاں سے لے جاتے ہیں اور ایک اسپیشل کورٹ ہے جہاں لاہور میں ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں پر ان کا راضی نامہ کرا کے پیسے تو وہ کچھ آدھے یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ دلا کر راضی نامہ کرا دیتے ہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اگر وہ راضی نامہ کرتے بھی ہیں اور پیسے بھی دے دیتے ہیں تو یہ کمپاؤنڈیبل تو آفینس نہیں ہے اور ان کی اس طریقے سے ایڈمیشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن عدالتیں بھی جو ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھنے والے بعض افراد کے ساتھ منزل پر پہنچ کر کیا ہوتا ہے، جی ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے، پھر رہے ہیں مارے مارے، ڈھونڈ رہے ہیں اپنے پیارے، کہاں گئے ہیں ان کے بیٹے، پوچھ رہے ہیں تقدیر کے ہیٹے۔ منڈی بہاؤدین سے آیا انسانی اسمگلنگ کا کیس۔ انسانی
इंसानी स्मगलिंग का मजमूम धंधा करने वाले सादा और मासूम लोगों के जरिए मुनशियात भी बैरून मुमालिक भिजवाते हैं। इंसानी स्मगलर बैरून मुल्क भिजवाने का लालच देकर सादा लौह लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनके जरिए मनशियात भी स्मगल करते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के मौजा गज्जन में रहने वाले गुलाम मुस्तफा के साथ। मौजा गज्जन के करीबी कोट नबी शाह के नवाज और मेहदी एक रोज गुलाम मुस्तफा के घर आए और उसके माँ बाप को बताया कि हमारे पास सऊदी अरब के कुछ वीजे आए हैं। उन्होंने गुलाम मुस्तफा के माँ बाप से कहा कि वो लोग 2.5 लाख रुपए में उनके बेटे को सऊदी अरब पहुंचा देंगे और उसे वहां अच्छी मुलाजमत भी दिलाई जाएगी जिससे उनके हालात बदल जाएंगे। गुलाम मुस्तफा का घराना इंतहाई गरीब था, मगर उन लोगों ने अच्छे दिनों की उम्मीद पर गुलाम मुस्तफा और उसके मामू को सऊदी अरब भेजने का फैसला किया। उन दोनों की सफरी दस्तावेजात तैयार करवाई गई। इन पैसे मेरे अमीर आंदे को इन लैन पैसे अच्छा शनाख्ती कार्ड सब को जिन्हें लिया मैं तो घर ही कोई ना अच्छा मेरा भी 2.5 लाख रुपया लिया मेरा भी 2.5 लाख रुपया लिया अच्छा ते मेरे जेड़े कोई दिहाड़े कोई मैं शायद 7वां महीना है कि 8वां महीना है मैंने याद नहीं दिमाग ही नहीं भाई जान देख रहा था इन्हें लिया ना के बाद ऐसे देने को अपने का वीजा। इसी दौरान गुलाम मुस्तफा की बहन परवीन का इंतकाल हो गया। वो अपनी बहन की आखिरी रसूमात में मसरूफ था कि उसे फोन कॉल करके कहा गया कि उसकी रवानगी के लिए कागजात तैयार हैं, वो कराची चला जाए। गुलाम मुस्तफा ने थोड़ा बहुत सामान लिया और मोटरसाइकिल पर एजेंट के बेटे शहबाज के साथ खुशाब चला गया। जहां उसे हाजी असगर से मिलाया गया। हाजी असगर ने उसे कराची भिजवा दिया। गुलाम मुस्तफा का आखिरी बार अपने घर वालों से सऊदी अरब जाने से पहले राबिता हुआ, मगर वहां पहुंचने के बाद उसकी इन लोगों से बात नहीं हुई। उसके घर वाले बार बार एजेंटों से राबिता करते जो हर बार उन्हें झूठी तसल्लियां देते। 27 अक्टूबर 2011 को गुलाम मुस्तफा की मां को एक नामालूम शख्स की कॉल आई जिसने उसे बताया कि उसके बेटे को सऊदी पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ लिया है और अब वो मदीना मुनव्वरा की जेल में कैद है। पुलिस फाइल की टीम ने एक जरिए से गुलाम मुस्तफा से राबिता किया तो उसने बताया कि हाजी असगर अपने भाई हाजी अकबर के साथ उसे कराची लेकर गया था और वहां उन्होंने एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया जहां उसे कुछ दिन इंतजार करना पड़ा। गुलाम मुस्तफा के मुताबिक हाजी असगर और हाजी अकबर ने उसे सफरी दस्तावेजात दी और उसे बताया कि उसे अस्पताल में सफाई करने की नौकरी मिलेगी जिसके लिए उसे हर महीने 650 रियाल तनख्वाह मिलेगी। गुलाम मुस्तफा का कहना है कि अगले रोज हाजी असगर और हाजी अकबर ने गन पॉइंट पर उससे एक गैर कानूनी काम करवाया। गुलाम मुस्तफा के मुताबिक हाजी असगर और हाजी अकबर ने अगली सुबह उसे नाश्ते में नशावर गोलियां दी जिसकी वजह से गुलाम मुस्तफा को नशा हो गया। मुबैना तौर पर हाजी असगर ने उसी हालत में गुलाम मुस्तफा को 3 टीके लगाए और फिर एक शख्स कमरे में पिस्तौल लेकर आया जो उसने गुलाम मुस्तफा की कनपट्टी पर रख दिया।
जिसके बाद हाजी असगर और हाजी अकबर उसे कोकीन के भरे हुए कैप्सूल खिलाने लगे। इन्हें मेरे नाल जुल्म नहीं किया, इन्हें मैंने पता ही नहीं लगन दिता। इन्हें मैं जरा गोलियां थी नशे जो सुबह लंच ना। अच्छा, नशे गोलियां दी नशे की गोलियां दे के जी मैंने कहा पता मैंने ना तरह टीका लाना नशा। अच्छा, इतना मैं सही पे मैं जब मैं नशा है ना गोलियां का, ठीक है, गोलियां का मैं नशा है जब वो तो मैंने ये सही पे मैंने ना इसे पट्टे पे ना टीका लाना तरह। अच्छा, तरह टीका लाना, ठीक है जी। ना होश में कोई ना ये ना मेरे ना ये जुल्म किया जरा मोहम्मद दूजा हाजी अकबर है। मैंने खुआंदा रहा जरा दो बंदे ना जरा दूजे दूजा असगर, दूसरा नाम क्या हाजी असगर। वो पठान लाया क्या पिस्टल, उन को पिस्टल आई उस मेरे कन्ने रख लिया और मैंने तू जरा ना मैंने थोड़ा थोड़ा सही किया मैंने तू खाना कैप्सूल। गुलाम मुस्तफा को 35 कैप्सूल खिलाकर वो उसे जहाज पर बिठाने के लिए हवाई अड्डे ले गए, जहां गुलाम मुस्तफा के बकौल उसे 2 सिक्योरिटी एहलकारों के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने उसे ले जाकर जहाज में बिठा दिया। गुलाम मुस्तफा का कहना है कि उन सिक्योरिटी एहलकारों में से एक उसके साथ ही जहाज में सवार हो गया और सऊदी अरब पहुंचकर उसी एहलकार ने उसे एक बस में बिठा दिया जो उसे मदीना मुनव्वरा ले गई, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सऊदी हुकूमत की जानिब से गुलाम मुस्तफा को उसके घर वालों से बात करने की सहूलत दी गई है और अब वो जेल में बैठा अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसले का इंतजार कर रहा है। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने कारोबार के बारे में पुलिस फाइल का ये स्पेशल प्रोग्राम अभी जारी है। इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कल हम आपको दिखाएंगे इंसानी स्मगलिंग से जुड़ी कुछ और दर्दनाक कहानियां। देखना मत भूलिएगा। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए खौफनाक वाक़े से 2-4 सादा लोग इंसानी स्मगलिंग का शिकार। कानून के रखवाले क्यों हैं खामोश? इन लोगों का क्या है दोष? मंडी बहाउद्दीन से आया इंसानी स्मगलिंग का केस।